कहा जाता है कि मोहम्मद साहब पर एक औरत रोज कूड़ा फेंका करती थी, मगर उन्होंने कभी भी इस पर रिएक्ट नहीं किया, ना ही इस हरकत के लिए उनके स्टूडेंट ने महिला से कोई बदतमीजी की। एक दिन महिला नहीं दिखी तो मोहम्मद साहब ने उसके बारे में आसपास के लोगों से पूछा। पता चला उसकी तबीयत खराब हो गई है। ये पता लगने के बाद मोहम्मद साहब हाल जानने के लिए महिला के घर पहुंचे। कहते हैं इसके बाद उन्होंने तब तक उस महिला की सेवा की जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो गई। गुरु शिष्य संबंध पर बात करते हुए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था, मैं नहीं चाहता कि मुझे देखकर तुम इतने गंभीर हो जाओ। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ दोस्त की तरह रहो, मेरे सामने मेरा ही मजाक बनाओ, मुझे चुटकुले सुनाओ और जो मन में आए बेहिचक पूछो। मैं कभी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी मौजूदगी के दबाव में तुम हर वक्त मेरे सामने गंभीर चेहरा लेकर के बैठे रहो। अमेरिका में माइग्रेशन के दौरान ओशो से एक अमेरिकी पत्रकार ने पूछा था कि आप क्या चाहते हैं कि आपको किस रूप में याद रखा जाए। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं मुझे माफ कर दिया जाए और मुझे भुला दिया जाए। ऐसे एक नहीं, बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। आप किसी भी धर्म को ले लीजिए, भगवान का, सच्चे गुरुओं का यही कैरेक्टर मिलेगा। वो इतने ही दयालु, इतने ही गुड फेथ और इतने ही खुश मिजाज मिलेंगे। वो इंसानियत को गंभीरता से लेते मिलेंगे, ना कि खुद को। मगर भक्त इसके बिल्कुल अपोजिट नेचर के होते हैं। वे गुरु की बात को भूल जाते हैं और गुरु को पकड़कर बैठ जाते हैं। गुरु चांद की तरफ इशारा करता है और वो चांद ना देखकर उसकी तरफ इशारा करने वाली उंगली में अटक जाते हैं। आज के भक्तों का यही मिजाज है, फिर चाहे वो किसी हिस्टोरिकल पुरुष के भक्त या किसी सुप्रीम धार्मिक सत्ता के भक्त। बीजेपी स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ किए गए कंट्रोवर्शियल कमेंट के बाद पूरे देश में बवाल सा मचा हुआ है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो नुपुर शर्मा के बयान में कुछ भी गलत नहीं मानते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इस बयान के लिए नुपुर शर्मा की जान लेने पे उतारू हैं। इस बीच बीजेपी सपोर्टर्स का एक ऐसा सेक्शन भी है जो इस बयान के लिए नुपुर शर्मा को सस्पेंड करने पर पार्टी से काफी नाराज है। आइए एक एक करके हम तमाम आपत्तियों को समझने की और उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं कि क्या नुपुर शर्मा ने सीमा लांघी है। देखिए, पहली बात तो यहां एक्सेप्ट करने की है कि हर धर्म में, हर धार्मिक किताबों में बहुत सी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो मौजूदा सिचुएशन में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जायज नहीं लगती है। ऐसे में किसी भी गैर धार्मिक इंसान के लिए बड़ा ही आसान हो जाता है कि वो उन बातों का बार बार हवाला दे करके धर्म में मानने वाले को शर्मिंदा करे। इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद की शादी की उम्र का विषय हो सकता है, तो हिंदुओं के लिए धोबी के कहने पर भगवान राम का सीता का त्याग करना, और बाइबल में भगवान के चमत्कार से मरियम के गर्भवती होने की बात, जिसके बाद यीशु का जन्म हुआ। अब किसी भी ऐसे समाज में जहां कई धर्म के लोग रहते हैं, वहां ये बहुत जरूरी होता है कि आप ऐसे नाजुक मुद्दों पर बात कर सामने वालों की धार्मिक भावनाओं को हर्ट ना करें। कारण यह है कि किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लिए उसका धर्म, आस्था का विषय ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, साइंस का कम। वैसे भी कहा जाता है साइंस चलकर मानता है और धर्म मानकर चलता है। इसीलिए मेरा मानना है कि चाहे नुपुर शर्मा हो या शिवलिंग का मजाक उड़ाने वाले एक से ज्यादा मुस्लिम स्कॉलर, किसी को भी ऐसा करने से बचना चाहिए। वैसे भी जैसा मैंने शुरू में कहा, अपने गुरु के अपोजिट भक्त बड़े ही नाजुक होते हैं। इनकी आस्था बुलबुलों की बनी होती है, इसलिए इन्हें चोट करने से बचना चाहिए। लेकिन बचाव की ये समझाइश एक तरफा नहीं हो सकती है। जिन नुपुर शर्मा के बयान पर कानपुर से लेकर के कतर तक दुनिया भर का मुस्लिम समाज भड़का हुआ है, वो बयान उन्होंने बिना किसी संदर्भ में तो नहीं दिया। ऐसा तो नहीं था कि ये बात चल रही थी कि 2 गिलास शिकंजी में कितनी चम्मच चीनी डालनी चाहिए और अचानक से वो पैगंबर साहब की शादी की बात करने लग गई। नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में तैश में वो बयान दिया कि जैसे ज्ञान व्यापी शिवलिंग को लेके इतना मजाक बनाया जा रहा है, पूरे सोशल मीडिया अजीबो गरीब चीजों से शिवलिंग की तुलना करने वाली तस्वीरों से भरा हुआ है। Otherwise, they are very capable of hitting them where it hurts. For example, they may want to call it a fawara as much as they want. Reality is, even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. आजकल तो हमने देखा नहीं, सड़कों पे, अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, and earth is flat, जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में you having sex with her, जिससे प्रॉफिट मोहब्बत
से बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। अब सवाल ये है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करते हुए आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि सामने वाला पलटवार नहीं करेगा। किसी भी बहस का बेसिक साइकोलॉजी यही है कि कोई आपकी फीलिंग हर्ट करता है तो आप भी ऐसी जली भुनी बातें करते हैं ताकि सामने वाला भी तहस नहस हो जाए। उस बहस में नुपुर शर्मा ने भी यही किया। मैं फिर इस बात को अंडरलाइन करता हूं कि उन्होंने जो भी कहा उन्हें नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो कहा उसका उकसावा उस बहस के दौरान और उससे कई दिन पहले से मिल रहा था। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि मुझे तो शिवलिंग का मजाक उड़ाने की छूट दी जाए, ऐसे मजाक उड़ाने वाले ट्वीट्स को रीट्वीट्स करने का हक दिया जाए, लेकिन आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे मेरी भावनाएं हर्ट हो, और ऐसा किया तो मैं तुम्हारा सर तन से अलग कर दूंगा। किसी भी सभ्य समाज में आप हिंसा की धमकी को बहस जीतने का हथियार नहीं बना सकते हैं। आप आज ऐसा करेंगे तो दूसरा पक्ष भी उग्र हो जाएगा। अब बात करते हैं अरब देशों की हिपोक्रेसी की। इस पूरे मामले में सबसे कड़ी प्रतिक्रिया अरब देशों की तरफ से आई है। कहा जा रहा है कि उन्हीं की आपत्ति पर भारत सरकार नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर हुई है, और यही बात है कि एक वर्ग को रास नहीं आ रही है। उनका कहना है कि जो अरब देश नुपुर शर्मा की टिप्पणी को इस्लाम का अपमान बता रहा है, वही चाइना में उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर कभी चू तक नहीं करता। जो कतर आज नुपुर शर्मा के बयान पर सबसे ज्यादा भड़का हुआ है, उसी कतर ने उइगर मुसलमानों को असाइलम देने से मना कर दिया था। सऊदी अरब ने हज पर आए इन उइगर मुसलमानों से पूछताछ कर उनकी जानकारी चाइना को शेयर कर दी। यूएई ने इन्हीं उइगर मुसलमानों का बायोमेट्रिक डेटा चाइना को सौंप दिया। इन सब देशों ने जिंगजियांग रीजन में उइगर मुसलमानों के खिलाफ की जा रही चाइनीज कार्रवाई को सही तक बता दिया, और इसी कतर ने हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक चित्र बनाने वाले एमएफ हुसैन को अपनी नागरिकता तक दी। 57 कंट्रीज वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC ने कई मौकों पर कश्मीर का मुद्दा उठाया, लेकिन कश्मीर में इस्लामिक निजाम के नाम पर हो रही कश्मीरी पंडितों की हत्या पर कभी कोई बयान नहीं दिया। पिछले 8-9 महीनों में 20 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों की हत्या की जा चुकी है, मगर किसी इस्लामिक कंट्री ने इसको क्रिटिसाइज नहीं किया। और जिन अरब देशों में ना लोकतंत्र है, ना सेक्युलरिज्म है, और वो रिलीजियस टॉलरेंस के मुद्दे पर इंडिया को ज्ञान दे रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट उस ज्ञान के दबाव में आकर के कोई कार्रवाई भी कर दे रही है। अब यहां भी जानना होगा कि सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया। रईस फिल्म में शाहरुख खान का एक डायलॉग है, अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। शाहरुख के किरदार की अम्मी की यही बात दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये ऐसा सच है जिसके सामने ना चाहते हुए भी भारत सरकार को घुटने टेकने पड़े, और इसी सच के सामने यूरोप से लेकर के अमेरिका, पाकिस्तान से लेकर के अरब देश तक नतमस्तक होते आए हैं। पिछले साल भर की घटनाओं पर अगर हम नजर डालें तो पता चलता है कि दो देशों के बीच मतभेद कितना भी पुराना क्यों ना हो, आपसी नफरत कितनी भी चरम पर क्यों ना हो, मगर ये नफरत और मतभेद आखिरकार कमर्शियल इंटरेस्ट के आगे घुटने टेक देती है। रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया का खुलकर विरोध न करने को लेकर के यूरोपियन कंट्रीज इंडिया को कितना क्रिटिसाइज करते हुए आए हैं, लेकिन यह भी सच है कि इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज ने वॉर के 2 महीने बाद भी रशिया से अपना गैस इंपोर्ट कम नहीं किया। गलवान वैली में खूनी संघर्ष के बावजूद चाइना और इंडिया के बीच आपसी ट्रेड आज तक के हिस्टोरिकल लेवल पर है। 2021 में $100 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुका है। इंडिया को मुस्लिम सेंटिमेंट्स के मुद्दे पर खरी खोटी सुनाने वाले अरब कंट्रीज ने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के कारण उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। बोलना तो दूर, कहीं ना कहीं उइगर मुसलमानों के खिलाफ चाइना के अभियान में मददगार ही साबित हुए हैं। इंडिया के खिलाफ दुनिया भर में जहर उगलने वाले पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो अपने थिएटर ओनर्स को कह सके कि इंडियन फिल्में ना दिखाएं। जब भी इंडियन फिल्मों को ना दिखाने का आदेश दिया गया है तो कुछ ही दिन में वो आदेश सरकार ने वापस भी ले लिया है, क्योंकि पाकिस्तान में फिल्में इस लेवल पे नहीं बनती हैं कि उनको दिखा करके वहां के सिनेमा हॉल चलाए जा सकें। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन मियां मानशाह ने पाकिस्तान सरकार को नसीहत दी है कि अगर वो इंडिया के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशन बनाते हैं तो इससे पाकिस्तान की आधी दिक्कत दूर हो सकती है। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि कमर्शियल और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी दोनों देशों के बीच में रिश्ते का सबसे बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ है।
इंडिया को भी छोटे छोटे अरब कंट्रीज के आगे अगर झुकना पड़ा तो उसके पीछे डिपेंडेंसी ही एक असली वजह है। इसकी बात मैंने लास्ट वीडियो में भी की थी, आप यहां पे आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे भी क्लिक करके आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन से वो कारण है जिसके चलते भारत सरकार को यहां पे क्विक एक्शन लेना पड़ा। बेशक बहुत सारे लोग नुपुर शर्मा के मामले में अरब कंट्रीज के दबाव के आगे झुकने से सरकार से नाराज हैं, मगर सरकार और आम आदमी में फर्क होता है। आम आदमी की तरह सरकार मुद्दों पर सिर्फ इमोशनल रिएक्शन नहीं दे सकती है, उसे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी देखनी पड़ती है, अपनी इकोनॉमिक जरूरतों को भी ध्यान में रखना पड़ता है और उसी बेसिस पर अपने रिएक्शन से होने वाले तमाम फायदे नुकसान को एनालाइज करना पड़ता है। अक्सर लोग इजराइल का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ दुश्मन देशों से घिरे होने के बावजूद इजराइल किसी से डरता नहीं है। बेशक नहीं डरता है, लेकिन ये ना डरना फिल्म पुष्पा के मशहूर डायलॉग पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं। रियल लाइफ में आपका कैरेक्टर आपकी डायलॉग बाजी से नहीं आंका जाता है, बल्कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस देखा जाता है। इजराइल अगर झुकता नहीं है तो इसकी वजह है, पहली बात तो ये कि वो छोटा सा देश है। छोटा सा देश होने के बावजूद वो साइंटिफिक इनोवेशन का हब है, वर्ल्ड ट्रेड में उसकी हिस्सेदारी है। इजराइल भले ही खेती कम करता है पर टेक्नोलॉजी के रूप में इसकी एडवांस फ्री मार्केट इकोनॉमी है। इजराइल डायमंड्स, हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट और फार्मास्यूटिकल्स का गढ़ है, इलेक्ट्रॉनिक चिप का ग्लोबल हब है। दुनिया के हीरे कारोबार में उसकी हिस्सेदारी 8% है और एयरक्राफ्ट पार्ट बेचने में इजराइल दुनिया में बड़ा पार्टनर है। वहां करीब 4000 से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में सिलिकॉन वैली के बाद दूसरे नंबर पर आती हैं। तो यहां पे देखो मतलब साफ है कि जब तक वर्ल्ड ट्रेड में आपकी बड़ी हिस्सेदारी नहीं होगी, उसमें भी एक्सपोर्ट में, तब तक आप बड़ी इकोनॉमिक पावर नहीं बन सकते हैं। जब तक आप अपनी जरूरतों पर दूसरे देशों पर बड़े लेवल पर डिपेंड रहेंगे, तब तक आपकी ग्लोबल पॉलिसी भी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगी। जब आप वो हैसियत हासिल कर लेते हैं तो आप इजराइल हो जाते हैं, चाइना बन जाते हैं। एक बार आप जब वो हैसियत हासिल कर लेते हैं तो दुनिया भी आपकी बाह मरोड़ना बंद कर देती है, आपके इंटरनल मामलों में दखल देना बंद कर देती है। उनकी हिम्मत नहीं होती कि आपके इंटरनल मामलों में वो दखल दें। चाइना से बड़ा उदाहरण इसका कोई नहीं हो सकता है। हांगकांग से लेकर के ताइवान और तिब्बत से लेकर के जिंगजियांग तक चाइना की हैसियत ने यही साबित किया है। चाइना के अपोजिट इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम चाह करके भी वैसे अराजक नहीं हो सकते हैं, ना ही हमारा ऐसा कोई इंपीरियलिस्ट इतिहास रहा है, लेकिन उसके जैसा मजबूत होकर इकोनॉमिक पावर बनकर दूसरों को खुद पर डिपेंडेंट करवाकर वो रुतबा हासिल किया जा सकता है। जहां मॉरल ग्राउंड पर करप्ट कंट्री मॉरलिटी के मुद्दे पर नसीहत दे करके हमारी फजीहत न कर पाए, जब तक हम वो मुकाम हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक ऐसे झटके लगते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।